क्या एक 10 रुपए का आरटीआई आवेदन किसी सरकारी अधिकारी को लिटरली जेल की हवा खिला सकता है? मतलब जब भी हम सरकारी दफ्तरों या फाइलों की बात करते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है। हाँ, वो थके हुए नागरिक वाली तस्वीर है ना, जो महीनों से बस एक ही काउंटर के चक्कर काट रहा है। बिल्कुल वही तस्वीर। और हम सब ने लगभग ये मान ही लिया है कि इस बड़े से सिस्टम के सामने एक अकेले इंसान की कोई खास हैसियत नहीं होती है। देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है और सच कहूं तो सिस्टम अक्सर इसी बात पर, इसी थकावट पर निर्भर करता है। हाँ, वो चाहते हैं कि आप थक जाएं। बिल्कुल, उनका प्रशासनिक ढांचा काम ही ऐसे करता है कि आम नागरिक जानकारी मांगते मांगते बस हार मान ले। लेकिन जब कोई नागरिक सिर्फ शिकायत करने के बजाय कानून की गहरी समझ को अपना हथियार बना लेता है, तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। एकदम सही कहा आपने। पूरी गतिशीलता ही उलट जाती है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार भी ठीक यही उलटफेर है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से कुछ बेहद ही दिलचस्प स्रोत आए हैं। जी, ये दस्तावेज वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, मतलब ये दस्तावेज एक आम नागरिक द्वारा दायर की गई आरटीआई यानी सूचना का अधिकार की प्रथम अपील और जन सूचना अधिकारी के जो जवाब हैं उनका पूरा आधिकारिक ब्यौरा है। और हमारे आज के इस विश्लेषण का जो मिशन है, हाँ? वो भी यही समझना है कि जब प्रशासन आपको भ्रामक जानकारी देकर उलझाने की कोशिश करे, तो कैसे हम नए कानूनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे आरटीआई अधिनियम और नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 का एक साथ इस्तेमाल करके उस प्रशासनिक ढाल को पूरी तरह से भेदा जा सकता है। मुझे तो इस मामले की सबसे खास बात ये लगी कि ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई का दस्तावेज नहीं है। मैं तो इसे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की मास्टर क्लास कहूंगी। सही शब्द चुना आपने, मास्टर क्लास। ये साफ दिखाता है कि एक साधारण सी राजस्व प्रक्रिया में भी जब अड़चनें पैदा की जाती हैं, तो कैसे सही कानूनी धाराओं का उपयोग करके सीधे अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जा सकती है। चलिए फिर मामले की शुरुआत से समझते हैं, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। तो बात है आजमगढ़ के ग्राम लांचरामपुर की, जी, जहां 27 फरवरी 2026 को शैलेंद्र कुमार सिंह नाम के एक नागरिक ने एसडीएम सदर कार्यालय में एक आरटीआई दायर की। इसका आवेदन संख्या था DMO AZ के आगे कुछ नंबर्स थे, जैसे 611 0 वगैरह। हाँ, और मजेदार बात यह है कि उन्होंने कोई राज्य के बहुत बड़े खुफिया रहस्य नहीं मांगे थे। बिल्कुल नहीं। उनके सवाल बहुत ही स्पष्ट और सीधे थे। उन्होंने पूछा कि उनके 2 मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है। और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी सवाल भी पूछा था। उन्होंने पूछा कि धारा 34 के तहत जो दाखिल खारिज या जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया में तहसीलदार आखिर कौन-कौन से दस्तावेज देखते हैं। पास अपनी जमीन है, उसे ये जानने का पूरा अधिकार है कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन से अधिकारी शामिल हो रहे हैं। जी, और किन दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ये जानना भी उनका हक है। लेकिन यहाँ प्रशासन का रवैया वही पुराना वाला रहा। 27 फरवरी को आवेदन दिया गया और जवाब कब मिला? 27 अप्रैल 2026 को। पूरे 60 दिन बाद। सच में 60 दिन, जबकि आरटीआई अधिनियम के तहत कानूनी समय सीमा तो सिर्फ 30 दिन की होती है। हाँ, 30 दिन मैक्सिमम लिमिट है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया हो और वेटर आपसे कहे कि खाना बस आधे घंटे में आएगा, और फिर खाना 2 घंटे बाद आए। बिल्कुल। लेकिन जब खाना 2 घंटे बाद आता है तो यहाँ ग्राहक सिर्फ शिकायत नहीं करता, यहाँ आरटीआई कानून ये कहता है कि अब वो खाना आपको पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। और इतना ही नहीं, देरी के लिए उस शेफ को अपनी जेब से जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अरे वाह, ये उपमा तो बिल्कुल फिट बैठती है ना? ये तुलना कानूनी हकीकत को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है। ये जो 30 दिन की समय सीमा है, वो कोई प्रशासनिक गाइडलाइन या बस एक सुझाव नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से मान लें। मतलब ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। एकदम नहीं। विधायिका ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि सूचना का जो महत्व होता है वो समय के साथ खत्म हो जाता है। हाँ, सही बात है। अगर आज मुझे जानकारी चाहिए और आप महीनों बाद दे रहे हैं तो उसका क्या फायदा? बिल्कुल। अगर किसी को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए आज दस्तावेज चाहिए और प्रशासन उसे 2 महीने बाद दे, तो उस सूचना की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। देरी तो चलिए एक समस्या थी ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जब 60 दिन बाद जवाब आता है तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। जी, यहीं से ये पूरा मामला सिर्फ एक लापरवाही के दायरे से निकलकर
जानबूझकर किए गए भ्रामक कृत्यों की ओर बढ़ जाता है। सही कहा। तो जन सूचना अधिकारी, जो कि उस समय तहसीलदार विवेकानंद दुबे थे, उन्होंने जवाब भेजा। और जवाब में उन्होंने लिखा कि पोर्टल पर आदेश अपलोड है, पोर्टल का आदेश संलग्न है, मतलब अटैच्ड है। हाँ, लेकिन जब अपीलकर्ता शैलेंद्र जी ने वो लिफाफा खोला तो गेस कीजिए क्या हुआ। उसके अंदर कोई आदेश था ही नहीं। वो लिफाफा पूरी तरह से खाली था। बिल्कुल खाली। प्रशासनिक शब्दावली में इसे ही भ्रामक जानकारी या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अच्छा? और देखिए, ये कोई साधारण सी क्लेरिकल मिस्टेक नहीं है। जब कोई प्रथम श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर लिखित में ये दावा करता है कि उसने कोई दस्तावेज संलग्न किया है और हकीकत में वो दस्तावेज हो ही ना, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। कानून की नजर में ये सच में एक बहुत गंभीर कृत्य है। ये अक्सर प्रशासन का समय बर्बाद करने की एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति होती है। मतलब वो चाहते हैं कि आवेदक परेशान हो जाए। अधिकारी जानता है कि आवेदक अब फिर से एक नया पत्र लिखेगा कि भाई लिफाफा तो खाली था, और इस पूरी प्रक्रिया में फिर से कई हफ्ते या महीने बीत जाएंगे। लेकिन इस रणनीति को शैलेंद्र कुमार सिंह ने बहुत खूबी से समझ लिया। उन्होंने एक और सवाल भी पूछा था, है ना, एसडीएम सदर न्यायालय के लंबित मुकदमों के डेटा के बारे में। जी, उन्होंने पूछा था कि धारा 35(1) या 35(2) के तहत कितने केस चल रहे हैं, इसकी जानकारी भी जाए। और आप मानेंगे नहीं, इसका जवाब क्या मिला? जवाब में लिखा था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। ये तो मतलब हास्यास्पद है। बिल्कुल, ये तर्क अपने आप में इतना बेतुका है। ये कहना कि एक अदालत के पास अपने ही मुकदमों का रिकॉर्ड नहीं है, ये तो वैसा ही है जैसे कोई बैंक आपसे कहे कि हमारे पास आपके खातों का कोई हिसाब ही नहीं है। एकदम सही। कोई भी न्यायालय बिना दस्तावेज और रिकॉर्ड के काम कर ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ऐसे जवाब क्यों दिए जाते हैं? इस तरह के जवाब असल में प्रशासन के एक बहुत गहरे आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। कैसा आत्मविश्वास? ये आत्मविश्वास कि एक आम नागरिक ऐसे बेतुके और गोलमोल जवाबों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो बस घर बैठ जाएगा। इसके अलावा शैलेंद्र ने अपने पुराने मुकदमों, जैसे एक केस था T2013-15-16744, उसमें हुई संभावित जालसाजी का भी जिक्र किया था। हाँ, मैंने भी सोर्स मटेरियल में देखा कि उन्होंने उस समय तैनात अधिकारियों के नाम और पद मांगे थे। हाँ, और यही बात उन्हें चुभ गई। जब भी सिस्टम पर भ्रष्टाचार या जालसाजी के आरोप लगते हैं तो वो अक्सर एक अभेद्य दीवार बनने की कोशिश करता है। वो जानकारी बाहर नहीं आने देते। लेकिन यहीं से शैलेंद्र जी की जो बचाव की रणनीति थी, वो पूरी तरह से एक हमले में बदल जाती है। जी, और यही इस केस की सबसे दिलचस्प बात है। आमतौर पर तो लोग ऐसे गोलमोल जवाब पाकर निराश हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में जो प्रथम अपील दायर की गई, वो प्रशासनिक कानून के सही उपयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले अपील में आरटीआई अधिनियम की धारा 7(6) यानी सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 का उपयोग किया। हाँ, जो ये स्पष्ट करती है कि चूंकि पीआईओ ने 30 दिन की कानूनी समय सीमा का उल्लंघन कर दिया है, तो अब कानूनन सभी मांगी गई सूचनाएं प्रार्थी को पूरी तरह से मुफ्त यानी निःशुल्क मिलनी चाहिए। तो ये उनका पहला प्रहार था, जिसने ये स्थापित कर दिया कि भाई गलती तो प्रशासन की ही है। लेकिन देखिए, सिर्फ जानकारी मुफ्त मिलना काफी नहीं है। असली जो प्रशासनिक दबाव बनता है वो आरटीआई अधिनियम की धारा 20 यानी सेक्शन 20 से बनता है। अच्छा, सेक्शन 20 में क्या होता है? अगर जन सूचना अधिकारी बिना किसी वैलिड कारण के जानकारी देने से मना करता है या देरी करता है या जानबूझकर गलत और भ्रामक सूचना देता है, तो सूचना आयोग उस पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है। बाप रे, 250 रुपये रोज? हाँ, जो कि अधिकतम 25,000 रुपये तक जा सकता है। लेकिन जब मैं इन स्रोतों का अध्ययन कर रही थी, तो मेरे मन में एक सवाल आया। 25,000 रुपये का जुर्माना शायद किसी बड़े सरकारी अधिकारी के लिए आर्थिक रूप से बहुत भारी रकम ना हो, वो शायद आसानी से दे दे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। 25,000 रुपये शायद उनके लिए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन धारा 20 में सिर्फ जुर्माना नहीं है, इसमें एक अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी एक्शन का भी प्रावधान है। ओहो, तो मतलब असली हथियार ये डिसिप्लिनरी एक्शन है। जी, अगर ये साबित हो जाए कि अधिकारी ने दुर्भावना से जानकारी छिपाई है, तो ये सीधा उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी एसीआर में दर्ज हो सकता है। और एसीआर खराब होने का मतलब तो करियर पर सीधा असर? बिल्कुल। किसी भी सरकारी नौकर के लिए उसकी सर्विस बुक में दाग लगने का मतलब है कि उसका प्रमोशन वहीं रुक जाना।
तब तो ये सच में एक सटीक विश्लेषण है। जुर्माना तो महज एक टोकन की तरह हो गया, लेकिन असली डर तो उनके करियर पर लगने वाले प्रश्न चिन्ह का होता है। और शैलेंद्र जी ने ये बात बखूबी इस्तेमाल की। उन्होंने अपनी अपील में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि भ्रामक जानकारी देने और आदेश संलग्न न करने के कारण पीआईओ पर धारा 20 के तहत जुर्माना भी लगाया जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। हाँ, पर देखिए यहाँ तक तो जो पूरा मामला था वो सिर्फ आरटीआई अधिनियम के दायरे में ही चल रहा था। जी, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रशासनिक प्रक्रिया है। लेकिन इस अपील का जो अगला हिस्सा है वो इस पूरे केस को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाता है। भारी हथियारों की एंट्री। लिटरली उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक नियमों का हवाला नहीं दिया, बल्कि इसमें नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की आपराधिक धाराओं को भी जोड़ दिया। और यही बात इस केस को इतना यूनिक बनाती है। मैं तो ये सोचकर हैरान थी कि एक सूचना मांगने के मामूली से आवेदन में किसी क्रिमिनल कानून का क्या काम हो सकता है। तो यही तो इस पूरे मामले की धुरी है। जब हम बीएनएस की धाराओं को इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सिर्फ जानकारी न मिलने की शिकायत नहीं रह जाती। तो फिर ये क्या बन जाती है? ये सीधा सीधा जानबूझकर कानून तोड़ने का एक क्रिमिनल मामला बन जाता है। शैलेंद्र जी ने अपनी अपील के ड्राफ्ट में बीएनएस की धारा 199 का जिक्र किया। जो कि पुरानी आईपीसी की धारा 166 हुआ करती थी, है ना? बिल्कुल सही। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। धारा 199 बहुत ही विशिष्ट है। ये कहती है कि यदि कोई लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट ये जानते हुए भी कि उसे कानून के किसी निर्देश का पालन करना है, जानबूझकर उस कानून की अवज्ञा करता है और उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, तो ये एक दंडनीय अपराध बन जाता है जिसमें उन्हें 1 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है। और अब जरा इसे इस मामले पर लागू करके देखिए। पीआईओ का कानूनी कर्तव्य क्या है? 30 दिन में सही सूचना देना। जी। और उन्होंने क्या किया? खाली लिफाफा भेजा। तो भ्रामक जानकारी देना सीधे सीधे कानून की अवज्ञा है। और इससे अपीलकर्ता को जो मानसिक, आर्थिक और कानूनी नुकसान हुआ वो इस धारा की सारी शर्तों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। इस मैकेनिज्म को समझना हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई नागरिक अपनी प्रशासनिक अपील में बीएनएस 199 लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जाकर अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। तो फिर इसका असली फायदा क्या है? इसका असली उद्देश्य एक मजबूत पेपर ट्रेल तैयार करना है, एक दस्तावेजी सबूत। आपराधिक कानून में सबसे मुश्किल क्या होता है? मेंस रिया यानी क्रिमिनल इंटेंट या आपराधिक नियत साबित करना। अच्छा, मतलब ये साबित करना कि उसने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसा किया। बिल्कुल। इस अपील के माध्यम से नागरिक आधिकारिक रिकॉर्ड पर ही स्थापित कर देता है कि अधिकारी की गलती कोई भूल चूक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश या सुनियोजित कृत्य था। ये तो एक तरह से भविष्य में दर्ज होने वाली किसी एफआईआर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा हो गया। बिल्कुल ब्लूप्रिंट ही है। और मजे की बात तो ये कि उन्होंने सिर्फ एक धारा नहीं लगाई। हाँ, इसमें बीएनएस धारा 223 का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो पहले आईपीसी 188 हुआ करती थी। जी, ये धारा लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। मतलब अगर कोई बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश दे और वो ना माने। एकदम सही। और इस अपील में इस धारा का उपयोग बहुत ही रणनीतिक तरीके से किया गया है। कैसे? इस प्रथम अपील के जरिए एक तरह से अपीली अधिकारी को भी चेतावनी दी जा रही है। हाँ। अगर प्रथम अपीली अधिकारी, जो कि इस केस में एसडीएम है, वो पीआईओ को आदेश देते हैं कि प्रार्थी को सही सूचना दी जाए और पीआईओ फिर भी उस आदेश को इग्नोर कर दे या पालन न करे, तो उस पीआईओ पर बीएनएस 223 के तहत सीधे मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये एसडीएम पर भी एक तरह का दबाव बनाता है कि वो अपने ही आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं। बिल्कुल, वरना वो एसडीएम भी तो एक अक्षम अधिकारी के रूप में ही देखा जाएगा ना, जिसकी बात उसके जूनियर ही नहीं मान रहे। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। और इसके साथ ही एक और धारा का भी जिक्र है इसमें, बीएनएस 222, जो पुरानी आईपीसी 187 की जगह पर आई है। जी, बीएनएस 222, ये धारा भी बहुत अहम है। मैंने इसके बारे में जो पढ़ा उसके अनुसार यह कहती है कि कानूनी रूप से बाध्य होने पर किसी लोक सेवक की सहायता करने से जानबूझकर चूकना भी एक अपराध है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर तहसीलदार के अंडर काम करने वाले लेखपाल हैं या कोई क्लर्क हैं और वो सही रिकॉर्ड देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वे सब के सब इस आपराधिक घेरे में आ जाते हैं। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक साथ जवाबदेह बनाने का एक बहुत ही कसा हुआ कानूनी फंदा है। मतलब कोई भी यह कहकर नहीं बच सकता कि फाइल तो बाबू के पास थी, मैं क्या करूं? एकदम नहीं।
जब कोई अपीली अधिकारी ऐसा दस्तावेज पढ़ता है ना, जिसमें केवल रोना धोना या प्रशासनिक शिकायतें ना हो, बल्कि क्रिमिनल लायबिलिटी की धाराओं का ऐसा सिलसिलेवार ब्यौरा हो, तो उसकी तो हवा टाइट हो जाती होगी। हाँ, उसका मनोविज्ञान पूरी तरह बदल जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सिस्टम की इस थका देने वाली प्रक्रिया से डरने वाला नहीं है। और उसे ये भी समझ आ जाता है कि अगर उसने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया तो कल को उसे भी अदालत में सह अभियुक्त मतलब को अक्यूज के रूप में खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर सोने पर सुहागा ये कि अपील में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता या इक्वालिटी बिफोर लॉ जी, टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर एक आम आदमी कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है ना? बिल्कुल मिलती है। तो फिर एक राजपत्रित अधिकारी को क्यों नहीं? यही तो पॉइंट है। कानून की नजर में कोई पद या कोई कुर्सी किसी को अपराध करने की छूट थोड़ी ना देती है। सही बात है। अनुच्छेद 14 का ये उपयोग प्रशासन को ये याद दिलाता है कि भारत में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ है, किसी अधिकारी का शासन नहीं है। और जब एक नागरिक मजबूती से ये कहता है कि मेरा केस न सुलझना केवल मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि ये मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, तो उस केस का वजन अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है ना, वो ये है कि जानकारी देने से इनकार किया जाना कोई अंतिम दीवार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। अफा मिला और अदालत के रिकॉर्ड होने से साफ मना कर दिया गया, तो उन्होंने इसे अपनी हार की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसी खाली लिफाफे को अपना हथियार बना लिया। बिल्कुल, उन्होंने उसी खाली लिफाफे और उसी भ्रामक जवाब को सबूत बनाकर सीधे प्रशासन पर ही पलटवार कर दिया। ये सचमुच एक ऐसा दृष्टांत है जो ये स्थापित करता है कि सूचना का अधिकार केवल सवाल पूछने तक सीमित नहीं है। तो और क्या है? ये सवाल के जवाब में मिलने वाले झूठ को पकड़ने और उस झूठ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। बहुत सही कहा आपने। जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, एक साधारण आवेदन से लेकर धारा 7 की 6, फिर धारा 20 और आखिर में BNS 199 और 223 के उपयोग तक, जी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कानूनी साक्षरता यानी लीगल लिटरेसी कितनी बड़ी ताकत है। ये उस प्रशासनिक धुंध को पूरी तरह से साफ कर देती है जहां अधिकारी अपनी जवाबदेही से छिपने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये केवल आजमगढ़ के एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती है। हाँ, ये एक मिसाल है। ये एक टेम्पलेट बन गया है, एक ऐसा प्रारूप जिसका उपयोग देश का कोई भी नागरिक कर सकता है जो इसी तरह की प्रशासनिक उदासीनता या भ्रष्टाचार का सामना कर रहा हो। इस गहन विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि इस सिस्टम को बदलना नामुमकिन है ना? जी, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जरा विचार कीजिए, अगर देश के सभी नागरिक अपनी आम सरकारी शिकायतों में सिर्फ चक्कर काटना बंद कर दें। हाँ, अगर वे महज एक रोता हुआ शिकायत पत्र लिखने के बजाय अपनी हर अपील में नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की इन धाराओं के तहत अधिकारियों की आपराधिक जवाबदेही की मांग करने लगें, तो सोचिए क्या होगा जब किसी भी सरकारी कर्मचारी को ये डर सताने लगेगा कि फाइल को जानबूझकर अटकाना या कोई भ्रामक जवाब देना केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि एक ऐसा आपराधिक कृत्य है जो उसे सीधा जेल तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल, तो क्या दफ्तरों का माहौल रातों रात नहीं बदल जाएगा? क्या फाइलों पर लगी जो धूल है वो साफ नहीं होने लगेगी? मुझे तो लगता है कि इस सिस्टम में जवाबदेही लाने का असली रास्ता केवल प्रशासनिक नियमों में नहीं है, बल्कि इसी कानूनी डर और उसके सही इस्तेमाल में छुपा है। और शायद यही डर असल मायनों में एक नागरिक का असली सूचना का अधिकार है।